नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इतना ज्यादा मजेदार होता जा रहा है कि हर रोज हर पल कोई एक नया ट्विस्ट उसके अंदर आ रहा है। हर रोज हर वक्त कुछ नया वहां घट रहा है और आगे की संभावना जो है, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से लड़ा जा रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इससे पहले आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, किस तरीके से सारे चुनाव जो हैं उनमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती है। पक्ष विपक्ष किस तरीके से जो है, सत्ता पक्ष भी लड़ता है, किस तरीके से जो है विपक्ष भी जोर आजमाइश करता है, कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे की पोल खुल रही है। और इसी में कई बार कोई तो मर्यादा में लड़ता है, कोई उस मर्यादा को भी तार तार कर देता है। और यही दिल्ली के इस बार के चुनावों में हमें देखने को मिल रहा है, जहां हमने इतने दिनों देखा कि किस तरीके से अब तक तो इंडिया गठबंधन के तहत अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस आप जो है वो एक ही गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ते आ रहे थे, एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, हिस्सा आज भी हैं। लेकिन दिल्ली में आकर के ऐसा लगता है कि दोनों आमने सामने हो गए हैं। आप जानते हैं कि केजरीवाल ने जो है कांग्रेस पर इससे पहले भी हमला बोला था और कई सारी बातें कही थी, और इसको लेकर के कांग्रेस भी हमलावर हो गई थी। अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस तरीके से बात की थी, और संजय सिंह इस पर भड़क भी गए थे और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटाया जाए, नहीं तो हम उसके खिलाफ जो है वो उनको वहां से हटाने के लिए हम अपील करेंगे इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों से। तो इस तरीके की एक तनाव जो है वो हो गया था, और ये हुआ है दिल्ली चुनावों को लेकर। जी हाँ, आपस में इंडिया गठबंधन की ही दो जो घटक हैं वो आपस में इस तरीके से रस्साकसी वहां पर नजर आ रही है दिल्ली चुनावों में। और इसको लेकर के दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल का तो खैर गढ़ है ही, क्योंकि आपकी सरकार है दिल्ली में और वहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कामों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर हैं। और फिर तमाम तरह की जो एक सहानुभूति लहर, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें जेल में डाल दिया गया था और क्या कुछ उनके साथ हुआ, तो इसको लेकर के भी बाद में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये तमाम चीजें, ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट रूप से बीजेपी पर और केंद्र की जो सरकार है उनके ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं कि हम पर इतना जुल्म हुआ है, और हम क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हम ईमानदार हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती कि हम चुनाव लड़े या हम जो है यहाँ पर दिल्ली में सरकार चलाएं। इसको लेकर के तमाम तरह की बातें वो करते हैं। यमुना को लेकर के भी वो कई सारी बात करते थे, और उन्होंने कहा था कि यमुना पे हालांकि वोट नहीं मिलता यमुना को साफ करने पर, क्योंकि झाग जब भी छठ आती है तो आपको पता है कि बिहार और उधर के जो लोग होते हैं वो छठी मैया को बहुत मानते हैं, और इस दिन पे जो एक महापर्व है उनका, और तब यमुना नदी की जो फोटो वीडियो पूरे देश में वायरल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक और बहुत ज्यादा चिंताजनक होते हैं, क्योंकि इतना सारा झाग होता है, ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में पूजा कर रहे, इतना ज्यादा झाग वहां पर बनता है। और इसका एक स्थायी समाधान जो है वो कोई भी सरकार अभी तक निकाल नहीं पाई है। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली में अब इस बार जो है वो आप जानते हैं कि आप सरकार, मतलब अरविंद केजरीवाल के आने से पहले शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, और शीला दीक्षित के बेटे इस बार संदीप दीक्षित जो है वो चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से संदीप दीक्षित जो है अरविंद केजरीवाल को, ऐसा लगता है कि एक नफरत सी है उनके मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति, और वो नफरत साफ दिखाई देती है। क्या कारण है इसका, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो वहां पर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, और फिर वहां पर केजरीवाल पर ही वो किस तरीके से हमला बोल देते हैं, और हमला बोलकर डायरेक्ट केजरीवाल के ऊपर कई सारे सवाल जो हैं वो दाग देते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए, और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा।
अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क। सुना आपने। अब इसको लेकर के जब राहुल गांधी इस तरीके की सभा वहां पर करके आते हैं दोस्तों, तो वहां अरविंद केजरीवाल का जो रिएक्शन था वो आना ही था। और उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा कटाक्ष जो है अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर कर दिया है और उन्होंने ये कहा था कि भाई कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अपनी ही पार्टी को बचाने को लेकर के है, कांग्रेस किसी तरीके से बच जाए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कांग्रेस पर सीधा हमला जो है वो उन्होंने बोला है। और साथ ही साथ आपको याद हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कि भाई, किसी ने सवाल पूछा था कांग्रेस को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के या जो भी, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि भाई अब तो जनता ने भी कांग्रेस को सीरियसली लेना बंद कर दिया है, आप कुछ पत्रकार क्यों उनको सीरियसली लेते हो। तो इस तरीके की बात का भी काफी ज्यादा जो है विरोध उठा था कांग्रेस की तरफ से। और उसके बाद में फिर कांग्रेस भी हमलावर हो गई और आलोचनाएं जो है तमाम सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते जा रहे हैं। अब दोस्तों ये बात जब अरविंद केजरीवाल ने कही तो संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और मैंने आपको जैसा बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के वो बेटे हैं, और अपनी मां पर लगाए गए तमाम आरोपों, क्योंकि उन पर ही आरोप लगा करके और कई सारी चीजें बता करके, मतलब उन पर इतने ज्यादा भ्रष्टाचार कहें या जो भी, लेकिन उसमें उसी पर, शीला दीक्षित पर ही आरोप लगा करके और अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुनावी राह को आसान किया था और फिर आप की एंट्री दिल्ली में हुई थी। तो वो जो नफरत है ना, वो आज भी संदीप दीक्षित के उनके शब्दों में दिखाई पड़ती है। और इन सब को लेकर के जब अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा कि मेरी तो देश को बचाने की लड़ाई है, तो संदीप दीक्षित ने इस पर पलटवार किया और क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि देश बचाने चले हो अरविंद केजरीवाल, जब शीला जी के बारे में बेशर्मी से 1000 झूठ फैला रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब सोनिया गांधी जी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब अन्ना के साथ लोकपाल के नाम पर देश को बेवकूफ बना रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब 34 करोड़ के अय्याश महल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब 7 लाख के स्कूली कमरे 24 लाख में बनवा रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब विज्ञापनों पर हजारों करोड़ उड़ा रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब शराब की दलाली करके 2000 करोड़ रुपए डकार रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब पराली जलाने का ठीकरा किसानों पर ही फोड़ रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब यमुना को साफ करने का झूठा वादा कर रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब कांग्रेस और शीला जी के किए हर काम को बिना शर्म अपने अपने नाम पर बता रहे थे तो देश बचा रहे थे, जब झूठे एफिडेविट से जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे तो तुम देश बचा रहे थे, जब हर राज्य चुनाव में कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को जिता रहे थे तो देश बचा रहे थे। दोस्तों, संदीप दीक्षित ने बहुत कड़े प्रहार किए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की ही बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। जहां जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी हुई वहां आपने एंट्री करके कांग्रेस के ही वोट कटवाए और इस तरीके से बीजेपी को उसका फायदा मिला। ना आप जीती ना कांग्रेस जीता और जीते बीजेपी। और बीजेपी आप जानते हैं कि साम दाम दंड भेद अपना करके कैसे भी करके उसे जीतना होता है। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ दोस्तों, क्योंकि यही सच है। बीजेपी जीतने के लिए चुनाव में उतरती है,
किस तरीके से क्या करके, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ उस राज्य में जहां पर चुनाव है, अगर विधानसभा के चुनाव है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे एक छोटे से छोटा चुनाव हो, बीजेपी जीतने के लिए चुनाव में उतरती है। और कांग्रेस और आप जो है वो अब आपस में ही बट गई हैं और इस तरीके से अब एक दूसरे पर बहुत बहुत तीखे कटाक्ष और करारे तंज कसे जा रहे हैं। साथ ही साथ संदीप दीक्षित लास्ट में लिखते हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट है कि लोग थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तुझे देश बचाने की नहीं, देश को तुझसे बचाने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहां हमने ये भी देखा कि संदीप दीक्षित के मन में इतनी ज्यादा नफरत है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को वो तू तलाक करके बात करने पर आमादा है। इतनी ज्यादा उनके मन में अपने मां के सम्मान के लिए उस वक्त जो अरविंद केजरीवाल ने जो भी आरोप प्रत्यारोप या जिस तरीके की राजनीति की, उसको लेकर के आज भी उनके मन में, संदीप दीक्षित के मन में कहीं ना कहीं वो घाव हरे हैं। और इसको लेकर के उन्होंने कई सारी बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में कही और कई सारी लगातार उन्होंने लिस्ट में वो सारी बातें लिख भी दी। दोस्तों, आगे चलते हैं। राहुल गांधी ने सीलमपुर में जो सभा की थी उसके अंदर क्या कुछ कहा। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, वहीं अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। सुना आपने? गरीबी और अमीरी की खाई पर राहुल गांधी ने सीधी बात की कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और इस खाई को पाटना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। साथ ही साथ और आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी से कहिए कि वो देश के सामने कहें, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। हम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जहां जहां भाषण दिए, जहां जहां चुनावी भाषण दिए, उन्होंने मुद्दे को नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस एक मुद्दे को, जातिगत जनगणना वाली बात, उन्होंने विदेश में भी अगर कोई उनसे किसी ने सवाल इसके रिगार्डिंग पूछा होगा तो इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो लोग वहां तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। और इसको लेकर के यहाँ काफी ज्यादा एक अलग तरीके से उसको अलग कलेवर में पेश करके ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने विदेशों में भारत की बेइज्जती कराई है, जबकि यही बात उन्होंने वहां भी कही थी। क्या कहा था उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के, सुनिए जरा। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। सुना आपने? लिखा उन्होंने कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी न मिले। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कह दिया है, आप करें या ना करें, लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी हम आरक्षण को 50% की सीमा से बढ़ा देंगे। जातिगत जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले।
आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला। नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी हर जगह पर अपनी चुनावी जो भी रैलियां सभाएं जो होती हैं उनके अंदर जातिगत गणना को, जनगणना को लेकर के, महंगाई को लेकर के और इन सारी बातों पर तमाम तरह से वो बातें करते हैं। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको बांटने के बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है और चाहे कुछ भी हो जाए हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। साथ ही ये भी लिखा है कि देश में हर हिंदुस्तानी की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। ये लोग नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं और डराते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम संविधान को बचाने के लिए जाते थे। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने इस बारे में। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोग हमला करते हैं। मेरी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति स्पष्ट है। हमारे लिए देश का हर व्यक्ति समान है। इस देश में मोहब्बत ही हिंसा और नफरत को हराएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो है वो दिल्ली के सीलमपुर में जिस तरीके से उन्होंने सभा की और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, खुल करके ये राजनीति हो रही है, खुल करके आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कुछ पलटवार नहीं कहा और साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी और ये कहा था कि राहुल गांधी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस को बचाने को लेकर के है और मेरी लड़ाई देश को बचाने को लेकर के है। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी जो सारे आरोप प्रत्यारोप आए वो आप जानते हैं कि कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित ने लगा ही दिए हैं और संदीप दीक्षित जो है वो इस बार काफी आशावादी हैं, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी, मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो नील बटा सन्नाटा है, बिल्कुल जीरो पर कांग्रेस आकर के बैठ गई है। आप और बीजेपी में सीधा वहां पर मुकाबला चल रहा है और अगर दिल्ली इस बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस
फिर से एंट्री कर पाती है तो ये उसके लिए वैसे भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर से एंट्री करना अपने आप में एक कमबैक होगा। लेकिन दोस्तों एक बात अगर आपने नोट की हो ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये दूसरे सभी को सीखना भी चाहिए। वो बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जब लड़ती है ना, बीजेपी का कोई भी विधायक या सांसद जो प्रत्याशी है या उनके जो नेता सभाओं और रैलियों में आते हैं, वो हमेशा आप सोचिए एक राजनीतिक जो मर्यादा होती है ना, उस मर्यादा को तार तार कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। जरूरत नहीं है कि आप प्रियंका गांधी के गालों की बात वहां पर करें। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। जरूरत नहीं है इन चीजों की कि आप आतिशी के बाप की बात वहां पर करें। रमेश विदुड़ी जैसे नेता जो महिला सम्मान के बारे में ऐसा लगता है कि क ख ग भी नहीं जानते और जिस तरीके की भाषा वो उपयोग करते हैं, पूरे देश ने देखा है दोस्तों। दानिश अली को क्या कुछ सदन में नहीं बोल पड़े थे वो, और वो आज भी इतना ज्यादा शर्मनाक है वो वीडियो कि आप मतलब देखना भी पसंद ना करें। इतनी ज्यादा घटिया तरीके से एक सदन में कोई सांसद विधायक कैसे बोल सकता है दोस्तों, एक नेता कैसे बोल सकता है सामने वाले किसी व्यक्ति को या किसी विधायक को, सांसद को। ये बहुत ज्यादा गंदा था और रमेश विदुड़ी इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर आकर के जैसे ही उनको कालका जी से प्रत्याशी घोषित किया गया, सबसे पहला काम उन्होंने राजनीतिक मर्यादा को छिन्न भिन्न करने का किया और साथ ही साथ महिला सम्मान को तार तार करके रख दिया और इसकी काफी आलोचना भी हुई। और फिर रमेश विदुड़ी जो है उनको बैकफुट पर भी आना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी थी, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि चौतरफा निंदा हुई थी और महिला सम्मान को लेकर के बीजेपी को विपक्ष ने और तमाम जनता ने बहुत बहुत ज्यादा घेर लिया था। आतिशी के आंसू इस पर और भी ज्यादा काम कर गए। जब आतिशी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी इस बारे में बात करने में, कई लोगों को लगता होगा नाटक है, लेकिन अपने पिता के बारे में कुछ भी गलत सुन करके दोस्तों किसको अच्छा लगता है। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? बीजेपी के ये एक हमेशा से आप सभाओं में, रैलियों में, पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब आप किसी की बहन के बारे में कुछ कह देते हैं, जब आप किसी की माँ के बारे में कुछ कह देते हैं, महिला नेत्रियों जो आसपास है उनके बारे में आप कुछ कह देते हैं, पारिवारिक एक जो पर्सनल अटैक्स जिसको कहते हैं, एक निजी हमले आप कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे, आप और कांग्रेस भी आपस में लड़ रही है दोस्तों, भले ही वो एक गठबंधन से है, लेकिन यहाँ पर अगर वो आपस में लड़ रही है तो फिर आप सोचिए मुद्दों पर बात की जा रही है। राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही, सब की सब अरविंद केजरीवाल के बारे में, वो सब मुद्दों को लेकर की थी। अरविंद केजरीवाल ने जो भी बातें कही वो मुद्दों को लेकर के कही। तो ये एक राजनीतिक मर्यादा होती है दोस्तों। मुद्दों पर आप बात कीजिए, मुद्दों पर लड़िए, मुद्दों पर सवाल पूछिए, मुद्दों पर घेरिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स कर करके राजनीतिक एक शुचिता होती है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं, जब आप जनता के मुद्दों को लेकर के आपस में लड़ते हैं, तो एक स्वच्छ राजनीति उसको कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति बीजेपी के कई नेता करते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए और वो राजनीति शायद है ही नहीं, क्योंकि राज के लिए एक नीति अपनाना और ये इस तरीके की घिनौनी नीति अपना करके अगर आप सत्ता पा भी लेते हैं तो उसका ऐसा कोई फायदा होता नहीं है और वो आप किसी भी तरीके से जनता के मन में आप अपनी जगह बना नहीं पाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।